जी भाईजान एनपीओ के क्वेश्चन एनपीओ के एमसीक्यूज ओपन करें, शाबाश। एनपीओ एमसीक्यूज एमसीक्यूज भाई ये नया पार्ट है ना बनाया आपने। Which of the following is generally considered as NPO? Charitable organization. Expenditure greater than income of an NPO give rise to a surplus. An advance receipt of the subscription from a member of the NPO is considered as liability. Statement of income and expenditure is based on, चले चुप हो जाए बच्चों, खामोश, चुप खामोश। ये 3 एमसीक्यूज हो गए हैं। चले, एडवांस रसीद जो होती है बच्चों उसे लायबिलिटी कहते हैं। एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम डेफिसिट होता है बच्चों। ऐसे न खट्टू है ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड एन एनपीओ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये समझ लें जरा भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होती है ना ये क्रूवल पे बेस कर रहा होता है। किस पे बेस करता है बच्चों? इसमें सब्सक्रिप्शन का टी काउंट बनाते हैं ना, अक्रूवल के मुताबिक इनकम लिखते हैं। When cash is received for life membership fee, याद है बच्चे लाइफ मेंबरशिप फी आया था वायलिन वाले सवाल के अंदर। Which of the following double entries, दी कैश डेबिट और बच्चों ये डेफर्ड लाइफ, ये लाइबिलिटी कंसिडर किया था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर लफ्ज लिखा था लाइफ मेंबरशिप फंड का। मैंने कहा था इग्नोर कर दें इसको, याद है ना, ये 20 की तरह डील करे। कहता जी XYZ क्लब हैज अ बार डेट मेंटेन्स अ सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन बार ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जी प्लीज बता दें जी। जी प्रॉफिट और लॉस उधर से जो आता है इज टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। An NPO has provided services to one of its member. However, subscription has not been received. Receivable है ना? Calculate the amount of subscription that will be shown in statement of income and expenditure. जी बताएं, इसका टी काउंट बनाना पड़ेगा। जी कहता जी 1000 रिसीव्ड एज एन एनुअल मेंबरशिप। कैश अपने अकाउंट में डेबिट और ये क्या होगा कितना जी 1, चले रुपीज इन 1000 में कर लें। कहता आउट ऑफ दिस ₹200 इज परटेनिंग टू द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। जिसका मतलब है जी ये ओपनिंग होगा ना, फिर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड पे रिसीवेबल होगा ना, वो मिल गया इस दफा कितना, ये समझ आया? कहता जी वेयर एज 100 इज रिसीवेबल एट द एंड। कितना जी? ओके ये तो खैर आसान क्वेश्चन है भाई, ये समझ लें। कहता जी ये 1000 में से ना ये 200 रिसीवेबल था साल के शुरू में, वो भी रिसीव हुए। डन जी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज जी ऑन व्हाट बेसिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये जिसने गलत बताया ना दिल करता चांटे बंदा मारे। कैश, इसमें तो कैश आनी जानी होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, ये अब क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, कैपिटल आइटम्स या रेवेन्यू? डेप्री देखिए एसेट नया खरीदा वो तो एसेट में चला गया, उसकी डेप्रीसिएशन इधर आनी है। लाइफ मेंबरशिप फी बच्चों 10 साल के लिए हमने इनकम में लेके जानी है, तो शुरू में जितनी आई सारा का सारा लाइबिलिटीज में चला गया, थोड़ा थोड़ा करके इनकम में आएगा। याद है बच्चों जी? कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव। एक क्लब के मेंबर्स हैं जी 500, एनुअल मेंबरशिप फी कितनी है बच्चों 1000 जी, तो टोटल कितनी बनी फिर? देयरफॉर कहता जी मेंबरशिप फी फॉर, अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल भी किया था, बल्कि आगे उन्होंने लिखा भी हुआ, कहता मेंबरशिप फी इतनी बनती है। वो कहते सर आप इसे फी में क्यों लेते हैं, इनकम में क्यों लेते हैं?
आप इसे फी या इनकम में क्यों ले रहे हैं, आप इसे कैश क्यों नहीं ले रहे बच्चों? कैश तो कैश होता है ना, कैश का मतलब आनी होती है, ये तो इनकम है। अब इसमें से पता नहीं कितने लोगों ने 500 में से पैसे दिए हैं, कितने ने नहीं दिए, कितनों ने एडवांस में दे दिए, समझ रहे हैं बच्चों? क्या था जी 31 दिसंबर 2013 जी, ये पिछला ओपनिंग होगा बच्चों, और ये क्या होगा क्लोजिंग। इन एडवांस का मतलब क्या होता है जी लायबिलिटी, और ये क्या होता है बच्चों रिसीवेबल। डन बच्चों जी, बताएं जी लायबिलिटी का ओपनिंग कितना है सर जी, क्लोजिंग कितना है? ये एसेट का बच्चों ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग? लक्ष्मी कैश डेबिट होता है बच्चों अपने अकाउंट में, और इधर और अपोजिट साइड पे, ठीक है जी। इनकम कितनी आई जी, तो ये कितना हो गया? हाँ जी, डन, ओके बच्चों, लें सर, ओ ठीक है। अच्छा जी, मैं ना क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूं, 13 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। जी भाई, ये उन्हें मैसेज करें लेकिन लेक्चर तो अपलोड करें यार, क्या कर रहे हैं अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ जी। एट 31 मार्च 2012 एक क्रिकेट क्लब हैड अ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों 48,000, और कहता है कुछ उन्होंने एडवांस में रिसीव कर लिया। ये साल का शुरू है और ये 13 साल का क्या है बच्चों एंड। तो रिसीवेबल कितना बच्चों प्लीज, और बच्चे ओपनिंग में लायबिलिटी कितनी, ठीक है जी। कहता ड्यूरिंग द ईयर क्लब ने रिसीव कितना किया, ये कैश अपने अकाउंट में डेबिट, और ये वाला अकाउंट जी इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप्स फॉर द ईयर, सुने सुने, कहता जी 26 मेंबरशिप्स, कहता जी फॉर द ईयर 31 मार्च 14, कहता जी एट ₹1200 पर एनम। ये क्या कह रहा है बच्चों, बताएं जी। एडवांस में पैसे रिसीव किए कितने लोगों से, तो ये फिर क्या हो गया बच्चों, लायबिलिटी होगी ना जी। 1200 रुपया मल्टीप्लाई बाय मेंबर्स कितने हैं, कितना, ओके जी। आगे कहता जी एट 31 मार्च 2013 16 मेंबर्स ओल्ड सब्सक्रिप्शन, कहता 16 मेंबर्स ने पैसे देने, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। 16 मेंबर्स ने क्या करने हैं जी, पैसे देने हैं जी। बताएं जी 16 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 1200 जी कितना बना बच्चों, जी बच्चों मल्टीप्लाई बाय कितना, ये तो साल के एंड पे ऐसा हुआ ना। आगे आगे पढ़े, कहता हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स एट द एंड ऑफ, इसका मतलब क्या, कहता है पिछले साल पर जिन लोगों ने हमें पैसे देने थे, यानी पिछले साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग ना, इनमें से हाफ कहता हैड नॉट पेड, कहता इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ दीज अमाउंट्स जी। बैड एक्सपेंस डेबिट, और ये वाला अकाउंट अच्छा। अब इधर ना बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने एक क्वेश्चन में इसको भी सही किया था, तो भाई इधर तो मैं खुद कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने इसको शामिल ही नहीं इधर किया हुआ, निकला हुआ है ऑलरेडी इधर से। वो समझ रहे हो क्या मैंने शामिल किया है ये 16, वो तो 16 एंड पे जो है जिन्होंने पैसे देने हैं, जिन्होंने नहीं देने वो तो इधर आ ही नहीं रहे। वो समझ रहे हो, इधर इनकम में क्या आ जाना है पूरा, कोई ओके है, डन भाई, डन।
ले सर। अच्छा 14 वाला जो है ना, 14 वाला सेम क्वेश्चन है, बस बैड डेट नहीं है उसमें। 13 वाला सॉरी, ये सेम क्वेश्चन है, उसमें बैड डेट नहीं है, तो जवाब आपका बनेगा 6,24,000 बनेगा। नहीं नहीं सॉरी, ये बनेगा 576। देख लेना एक दफा, सही है। अच्छा अच्छा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये प्री बैच को तो पढ़ाया हुआ है, पोस्ट वालों को अभी नहीं पढ़ाया। तो पोस्ट वाले अभी अभी 1 मिनट के लिए जरा थोड़ा सा ना, जरा परेशान नहीं होना आपने। भाई इधर देखें, इधर प्री वालों इधर देखो, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि जी जब हमने ना इन्वेंट्री को बड़े सस्ते दामों बेचना होता है, याद है, तो हम इन्वेंट्री को फिर किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं, ये तो नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। इधर बेचते हैं जब इन्वेंट्री को बड़े कम दामों बेचना है, वो एग्जांपल भी थी पैनाडोल और ये वो वाली, याद है बच्चों, वो याद है भाई, याद है भाई, आपने नहीं बोलना, पोस्ट वालों ने, फ्री वालों की बात है, ये करवाई थी ना, चले करवा देते हैं, अभी अभी करवा देंगे। फिर ऐसे कैसे हो सकता है यार, पोस्ट वालों को नहीं, उनको तो नहीं करवाई, मुझे याद है, आपको तो करवाई है यार। नहीं करवाई, पोस्ट में नहीं करवाई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, चुप हो जाए, मेन ऑब्जेक्टिव, भाई तुम चुप हो जाओ, मेहरबानी कर चुप हो जाओ जी। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑफ सर्व, इधर होकर बैठ, इधर चुप हो जाओ, अब बोलना नहीं है, तुम्हारा मुंह बंद करो तो चुप हो जाओ जी। रिसीट एंड पेमेंट इंक्लूड, रिसीट एंड पेमेंट के अंदर बच्चों हर तरह की रिसीट और पेमेंट आ रही होती है, हर तरह की, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म से पैसे आ रहे हैं, हर तरह हर तरह हर तरह जी। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ हैज बीन इशूड बाय वन एंड ओनली जी, अकॉर्डिंग टू एज सून एज पॉसिबल है, अकाउंटिंग फॉर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, सही है बच्चों, एज सून एनपीओ नहीं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ यूज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस जी बच्चों। क्या हम इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेते हैं, क्या इसमें हम वो भाई, ना तो हम ना वो स्पेसिफिक कॉमोडिटी का इंपैक्ट लेते हैं, ना जनरल इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेते हैं, तो ये तो फिर क्या हुआ बच्चों, मनी टर्म्स हुआ, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पढ़ा था, जिसके अंदर बिल्कुल भी इफेक्ट हम नहीं ले रहे होते, वो क्या होता है बच्चों, मनी टर्म्स। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आता, एक होता है स्पेसिफिक इंपैक्ट, चीज कितने से बढ़ रही है, एक होता है जनरल। चले क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब बता दें, और चलो सोच तो लो कि दो सूटे तो लान दो भाई, साथ ही बता दिए। एन एनपीओ, which type of fund it is, an NPO has fund that is subject to externally imposed, इग्नोर करें, क्या था, specifying the resource contributed maintained, सर इधर से पता चल गया, इसमें से एक दफा जो बात आपने कर दी, कहता although the constituent assets may change from time to time, कहता हाँ चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन वो जो बैलेंस है ना, एक दफा जो सेट कर लिया, कहता उसने चेंज, और बात समझे, इन्वेस्टमेंट इनकम चेंज हो रही है, बढ़ रही है, और सही है बच्चों जी। एंडोमेंट फंड कहते हैं। Which of the following statement is incorrect with respect to restriction on contribution revenue of an NPO जी। रेस्ट्रिक्शन जल्दी बताएं, एनपीओ इनकम के बारे में सवाल है, रेवेन्यू जी, इंटरनली कि एक्सटर्नली, which of the following statement, हाँ सॉरी, हाँ इनकरेक्ट, वेल डन यार, गुड माशाल्लाह, इनकरेक्ट। इधर देखें बच्चों, रेस्ट्रिक्शन में बी एक्सटर्नली इंपोज, हाँ एक बंदा आके कहता जी ये पैसे उधर इस्तेमाल करने, आप कहते कैश डेबिट डेफर्ड, जो भी काम होगा वो क्रेडिट। इंटरनली अगर आपने इंपोज किया, आप इसे लायबिलिटी नहीं बनाते, आप इसे कहते हैं यार ये इंटरनल रेस्ट्रिक्शन है, ये असल में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन कहते ही एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन को है, बात समझे। अगर ये रेस्ट्रिक्शन समझना भी है तो ये फंड में आएगा, किस में आएगा, रेस्ट्रिक्शन में बी एक्सप्लिसिट
और इम्प्लिसिट, इजहार ही कर दिया बच्चों, एक्सप्लिसिट हो गया ना, और इम्प्लिसिट आंखों आंखों में जी लाख। अच्छा मेरे भाई ये एक्सप्लिसिट और मेरे भाई इम्प्लिसिट, इसका मतलब समझ आया? ये होती है इस तरह, सही है बच्चों? अच्छा बहरहाल ये सही नहीं है। इस पे देखो ना, इस पे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डेफर्ड इनकम बनानी है फलां बनाना। एन एनपीओ रिसीव्ड एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 मिलियन, यार ये मैंने नहीं बताना, बहुत डिटेल में बातें बताई हैं आपको। कह दी कौन सी कंट्रीब्यूशन इधर आएगी, तो इधर बताएं नहीं जवाब इसका। नहीं प्री वाले नहीं बोल रहे, कैसे 4 दी बताओ? सुने अगर तो बता सुने अगर तो कोई शर्त नहीं है, उमर इधर, उमर तुमने बातों में इधर वाले को भी लगाया इधर वाले को भी लगाया हुआ है जी। अगर तो मेरे भाई इधर देखें, अगर तो कोई शर्त नहीं है तो कैश डेबिट और जनरल फंड को सूलन क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन असल में आप जनरल फंड के लिए, भाई सुनो ना बात, अहम बात है, जनरल फंड के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो ना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस या डेफिसिट कहां जाता है? ओपनिंग जनरल फंड में जाके ऐड होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बना रहे हैं, ओपनिंग जनरल फंड के लिए असल में बन रहे हैं, और बात समझ रहे हैं भैया? इसलिए हम ना फिर जनरल फंड को क्रेडिट नहीं करते, इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। अगर एंडोमेंट फंड है कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन कौन से वाली, एंडोमेंट फंड में इस कंट्रीब्यूशन को लेके जाना है। और अगर बच्चों कोई ट्रस्टीज ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई तो वो रेस्ट्रिक्टेड फंड ट्रस्टीज वाला क्रेडिट करना, कैश को डेबिट वो वाला फंड क्रेडिट। और अगर बाहर वाले बंदे ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कैश डेबिट, बाहर वाला बंदा क्रेडिट नहीं, उसने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई उस वाली चीज को क्या कर देना है? क्रेडिट। तो इसका जवाब हुआ रिकॉग्नाइज डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, ये बच्चों ये डन। आगे जी एन एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, किसी ने पैसे दिए, इसने कहा जी इससे अपना उधार पे कर दो, ये तो फिर किसी स्पेसिफिक हो गया ना बच्चों ये तो। द रिलेटेड डेट वाज इंकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस टू बी इंकर्ड इन द नेक्स्ट 3 years, कहता ये खर्चा कैसे कैसे हमने पे, कैसे कैसे खर्चा करना 3 सालों में। तो जो पैसे आए कैश डेबिट, और बच्चों जो पैसे आए उसे आपने कहना डेफर्ड, वो जो भी होगा वो क्रेडिट। जैसे जैसे एक्सपेंस पे करते जाएंगे वैसे वैसे इस लोन को क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। डन बच्चों जी। तो जवाब डेफर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। ओके बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। डन भाई। अच्छा एन एनपीओ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट, ये तो सेम नहीं हो गया। द रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज ऑफ स्कूल्स फर्नीचर, हाउ शुड द रिसीट बी? जी बच्चों आप देखो फर्नीचर एसेट है ना नॉन करंट, इसने डेप्रीशिएट होना है, जैसे जैसे डेप्रीशिएट होगा वैसे वैसे इनकम में ले जाओ। जी जवाब बता दे। ओके आगे क्या था जी? एनएनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, the related debt was taken neither to fund expense or future period nor to purchase any capital asset, कोई शर्त ही नहीं है। बताएं क्या था जी? deferred and recognized revenue applying the matching concept, सही बच्चों, कोई शर्त ही नहीं है इधर। डन। नहीं ए आएगा, ए आएगा जी, इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया जब शर्त ही कोई नहीं बच्चों जी। An NPO earned investment income that is externally restricted to be held for endowment, जी बताएं बच्चों। कैश डेबिट जी, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट नहीं करना आपने, एंडोमेंट फंड ने बढ़ना है। याद है बच्चों प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला सवाल? जी हाँ जी, जो लेक्चर नहीं लिया इन्होंने पोस्ट वालों ने। जी बता दें बच्चों किधर जाएगा ये? जी वो नेट एसेट्स में जाके इंक्रीज होगा। डन। अच्छा जी भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा जो पुरानी वाली किताब है ना उसमें से हमने 2-3 एमसीक्यू डिलीट कर दिए हैं, सही है? तो ये तरतीब फॉलो कीजिएगा। तो कहता था क्लब सब्सक्रिप्शन इनकम वुड बी, कहता जी मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज अ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 800 पर मंथ, ठीक है। द क्लब हैज कितने मेंबर्स बच्चों? अच्छा कहता नया कोई मेंबर नहीं आया, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर। 600 मेंबर्स एंड पे हैं, 10 छोड़ के चले गए। कहता बट 30 मेंबर्स लेफ्ट, इधर ये वो शक्ल बनेगी। साल के एंड पर कितने मेंबर्स हैं? 200
40। कहता 1 जुलाई पे आया कोई नहीं, छोड़ के कितने चले गए, तो इधर फिर कितने होंगे, इसमें था ये निकाला तो इतने आए ना, और बात समझे हैं। अच्छा जी, कहता एज एट 31 दिसंबर 18 द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितनी बच्चों, 60,000 रुपया। अच्छा अब इधर देखें बच्चों, अब इधर जरा गौर से सुनिएगा, अब हम अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। सब जी अपने अकाउंट में कैश क्रेडिट, इधर इनकम आ जाएगी। चले बताएं जी बच्चों, अब इनकम कैसे आनी है, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, 260 मल्टीप्लाई पे बच्चों 800 पर मंथ है, ये क्या है बच्चों जी, पर मंथ है, ये मंथली पर मंथ पर मेंबर, मल्टीप्लाई बाई बच्चों बताएं जी कितने महीने, 6 मंथ प्लस फिर 240 मेंबर्स, एक से 6 एक महीने के पैसे 800 रुपया, महीने कितने 600 बता दें, बस शामा पै गई है भाई। 2 ये सही है। अच्छा कहता जी कहता कितने पैसे एडवांस में रिसीव किए बताएं बच्चों। अच्छा नहीं मैंने तो इनकम निकाल ली, हाँ तो बस ठीक है, लो वाह जी वाह, लो जवाब आ गया बच्चों। कभी कभी बंदे को यकीन ही नहीं होता कि जवाब भी आ जाता है जी, तो ये जवाब ही आ गया ना, वो हमने क्यों बनाना, कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। ले ले सर 2 मिनट ले, जल्दी कर ले नोट, मैं जरा ये हल्का सा सूटा सूटा हो जी इसका जी बच्चों, सारी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है, इस चाय के बगैर नहीं हो सकता जी, इतने लोगों की नहीं बन सकती। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, इधर देखें भाई, इधर देखें, आपने ना इनकम बतानी है 2019 की, किस साल की इनकम बतानी है बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहता जी इन 2018, किससे रिलेटेड बच्चों, बच्चों मुझे बताएं ध्यान से, एडवांस है, ये लायबिलिटी है क्लोजिंग पर, ऐसे ही है ना, ये लायबिलिटी है ना बच्चों, हमारा ओपनिंग बनेगा इन्ना लिल्लाह बच्चों, हमारा अच्छा 19 हमारा साल है, ठीक है, तो सही तो लिखा था, ओहो हो जा ना जी बच्चों, इधर देखो, कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018, 2018 में हमने पैसे लिए 19 के, तो 18 के एंड पे क्लोजिंग बना होगा ना हमारा ओपनिंग, तेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2000, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये कैश रिसीव, कहता जी इधर देखें, अब आपने रिसीव्ड देखनी है क्या, ये 19 में रिसीव्ड है, ये भी रिसीट किस में है 19 में, ये भी रिसीट किस में है, ये तो 3 कैश हो गए ना आपके। अच्छा ये कैश हो गया, चल भाई कैश, ये भी कैश, और ये भी क्या, ये 19 के पैसे, कहता रिसीव्ड इन 19 फॉर 2018, इसका मतलब ये क्या है, ये फिर आपका क्या होगा, ये आपका ओपनिंग पे क्या होगा, रिसीवेबल होगा, क्या होगा, कहता रिसीव्ड इन 2019 फॉर 18 के पैसे 19 में मिल रहे, ये आपका क्या होगा बच्चों, ओपनिंग होगा एसेट का, किसका, रिसीवेबल। कहता जी 19 के पैसे 19 में, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, कहता जी 19 के पैसे मिलेंगे का 20 में, तो ये आपका एसेट का क्या है, कहता रिसीव, हाँ तो वही, अच्छा लाइबिलिटी है, ले जी तो ऐसे ही है, कहता सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 की आउटस्टैंडिंग कितनी बच्चों, और कहता सब्सक्रिप्शन 2018 की आउटस्टैंडिंग कितनी बच्चों, और सही है, बनाए टी अकाउंट, जल्दी करें, एक बात रस, चले चले आप करें, शाबाश।
अच्छा ये जो लिखा ना मैंने ये वाला, ये कैश तो है लेकिन इसका उसने पूरी अमाउंट नीचे बताई है। ओपनिंग में ये लिखना है 1.5 लाख, ये 1.5 लाख में से 90,000 आपको मिल गया, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ था जिसमें 16 और 17 की अलग अलग 60 और 30 दिया हुआ था। फिर उसने एंड पे जाके कहा था इतने मेंबर्स में से ना इतनों ने पैसे नहीं दिए, उनको राइट ऑफ कर देना। 16 के 1 रुपया भी नहीं मिला था और 17 का सिर्फ पता नहीं 30 पता नहीं कितने मिले थे। चले करें हिम्मत करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हिम्मत करें बच्चों। ये क्वेश्चन कौन सा है? 28, अच्छा 29 को सॉल्व कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, जी मुझे बताएं पहले कैश कितना मिला हमारे साल में। कैश 19 में तीन चीजों से रिलेटेड है, 90,000, 1400,000 और 2 लाख रुपया कैश अपने अकाउंट में बच्चों डेबिट। और इधर कितना जी? 16,000,000। अच्छा इधर क्या आएगी बच्चों? इनकम। जी इधर आए अब। क्या था जी? साल के शुरू में लायबिलिटी कितनी थी? 180,000 की, रिसीव्ड इन 2018, लेकिन था किसका बच्चों? इनकम थी किसकी? 19 की। तो मेरे भाई ये शुरू में लायबिलिटी आई ना हमारी, कितनी भाई? ओके ओके नेक्स्ट जी आगे। कहता जी उसके बाद कहता ये तो सही हो गया ना। ये कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019 किससे रिलेटेड? 2018 से रिलेटेड। ऐसे ही है बच्चों। कितने पैसे मिले? 90,000, लेकिन असल में थे कितने? तो बच्चों इसका मतलब है दूसरा, 60,000 रुपए के आपके पैसे अभी नहीं मिले, वो बैड डेट हैं। वो क्या है बच्चों? वो बैड डेट हैं। क्या है बच्चों? तो सिंपल बात है, बैड डेट ही होंगे ना। जी भाई आप इधर देखें, इधर आपका ओपनिंग में कितना था बोले? आउटस्टैंडिंग 1, और क्लोजिंग में फिर दोबारा आउटस्टैंडिंग है ये वाला 3,25,000। भाई इसीलिए तो उसने अलग अलग करके दिया। उसने कहा जी इधर आपका 1.5 लाख रुपया रिसीवेबल था, आपको मिला कितना बच्चों? बोले शाबाश 1, मिला आपको 90,000, तो बाकी कितना हो गया? ये बैड डेट, ये रिसीट है जी, इससे रिलेटेड। बात समझ गए हो जी? आगे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी नहीं ये नहीं हुआ अभी। ये 2 लाख के बारे में क्या ख्याल है? कहता है रिसीव्ड इन 19 फॉर 2020, पैसे मिले 19 में, थे किससे रिलेट करते थे? कितने? तो बताएं फिर कितनी इनकम है? बताओ बच्चों। 19। इस सवाल में एक पॉइंट मुश्किल था, बाकी तो आपने लिख लेना था। बैड एड वो समय नहीं आनी थी बच्चों को। टोटल असल में उसका था 1.5 लाख रुपया ये वाला। क्या था? इससे रिलेटेड मिला कितना? क्या था? मिला 19 में कितना? 18 का कितना बच्चों? 90। तो बाकी क्या है? इस पॉइंट पे हाईलाइट करके लिख लें, बैड डेट इज अ मसला। ये आइडेंटिफाई नहीं था होना आपसे। भाई ठीक है जी। अगले का जवाब बता दें यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट? जी प्लीज बता दें। जी कहता फॉर विच नो करस्पॉन्डेंस रिस्ट्रिक्टेड फंड, नहीं कहता कोई मसला ही नहीं है, जैसे मर्जी सवाल कर लो।
यार मैंने वो एग्जांपल करवाई है, मुझे याद है, मेरी घूम रही है खोपड़ी में। हाँ जी करवाई है बेटा, करवाई जी। कहता जी कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ओके सर, रिसीव्ड बताना है आपने। कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट जी। कहता एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ, कहता 18000000 वाज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये इनकम उसने खुद बता दी आपको। सर ये तो जवाब आ गया, नहीं चाचू कैश बताना है। कहता आउट ऑफ दिस 300,000 वाज रिसीवेबल एट द ईयर एंड। कितना यार? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 400,000 वाज रिसीव्ड परटेनिंग टू द। यार ये क्यों दे रहा है रिसीट उसने दे। भाई देखो वो ये कह रहा है, कहता हमारे वाले साल में 4 लाख रुपया तो हमने वो रिसीव किया जो कि बच्चों बोले शाबाश पिछले वाले काउंटिंग पीरियड से परटेन करता है। इसका मतलब ओपनिंग बता रहा है। आप समझ ही नहीं रहे? समझ जी। बताएं बैलेंसिंग। ये इसलिए बताता है ताकि ओपनिंग रिसीवेबल लिखें। अपने साल में पिछले पैसे आ रहे हैं, ये ओपनिंग होगा कितना। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 कहता जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स इनकम ऑन फंड दैट आर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट। हाउ शुड दी सच इनकम बी रिकॉग्नाइज्ड। जी ये तो रिपीट हुआ मेरा ख्याल, क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों। अच्छा जी, हाँ जी हो जाता है, कर ले कर ले अगर आसान लगता है तो। हाँ जी, पिछले साल का हमारे वाले साल में रिसीव हुआ ना गुड्डू, ओपनिंग ही आएगा ना। कैश तो बैलेंसिंग ले रही हो ना। भाई इधर सुने, भाई कह रहे हैं इधर, गुड बच्चों हेलो, हाँ इधर भाई कह रहे हैं सर वो जो 4 लाख रुपए आपने ओपनिंग में लिखा वो तो ठीक है, कैश में नहीं आएगा। आप कैश में ले लें, बैलेंसिंग अमाउंट निकालें, 15 लाख आएगी। टोटल कैश कितना, 19 लाख ही होगा ना फिर भी जी। अच्छा जी, आप किधर गया हमारा एनपीओ। मोहतरम इधर देखें, गुड्डू इधर देखें, ये करवाया हुआ या नहीं प्री बैच? नहीं, अच्छा प्री बैच शेख देख के बताओ। अच्छा पोस्ट बैच आपको, चले इधर आ जाए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे आ जाए, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई पूरी बात करना फिर समझ भी तो आए ना। क्या कह रहे हैं पोस्ट वाले? हाँ जी मुझे पता है इस बात का जी। जी इधर देखें भाई, इधर देखें मोहतरम, इधर देखें, इन भाई को बुलाएं। पोस्ट बैच वालों के भी 6 दिन पड़े हुए हैं। कितने? उनका आखिरी दिन है। आप चले जाएं, जाएं, इस भाई को जगह दे दो यार, जाओ जी जाएं जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 भाई इज्जत से रास नहीं आ रही तुम्हें, मुझे लगता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जी, इन्वेंट्रीज एंड नॉन करंट एसेट। जी इन्वेंट्रीज एंड नॉन करंट एसेट। भाई थोड़ा सा ना मेरे चांद इससे
कॉमन सेंस से थोड़ा काम लेते होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। खुद सोचो, उनकी आज आखिरी क्लास है, तुम्हारी 6 क्लासेज हैं, तुम्हारी क्लास में कमी कुताई होगी पूरी ऑटोमेटिकली हो जानी है, उनकी कमी कुताई रहेगी तो दोबारा नहीं उन्होंने आना। हद होगी है तुम्हारे वाली यार। इन्वेंट्रीज जी भाई, इधर देखें, इधर देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। आप जरा गौर से बात सुननी है भाई, कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का मतलब समझे जरा भाईजान। IS 20 याद करें, अगर कोई पैसे मिले और सॉरी पैसे नहीं मिले, कोई चीज मिल गई है, हमने इसे किस पर रिकॉर्ड करना, नॉमिनल वैल्यू पे या फिर फेयर वैल्यू। इसमें कहता आपने बस फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। किस बच्चों, कोई मटेरियल मिल गया या कोई चीज मिल गई, किस पर रिकॉर्ड करनी है बच्चों, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करनी है। डन बच्चों। When an NPO recognize contribution of material and goods, the cost of inventories shall reflect the fair value at the date of contribution। ठीक है जी, फेयर वैल्यू पे आप इसे रिकॉर्ड कर लेंगे जी। एंट्री क्या होगी बच्चों, एसेट फेयर वैल्यू से डेबिट, और बच्चों लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट। और सही है। अच्छा, अगर पैसे वगैरह दे दिए तो ठीक है, थोड़े बहुत पैसे जो दिए वो क्रेडिट, बाकी से फिर डेफर्ड ग्रांट के हो जाए, डेफर्ड लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। एक क्वेश्चन आया था जिसमें ना फाउंडिंग मेंबर था, याद है बच्चों, जिसने एनपीओ को बनाया था, सही है बच्चे, वजूद रखा, उससे पैसे आए तो वो फिर फंड में जाएंगे, लेगेसी के नाम से। अब अगली बात जरा गौर से सुन लें, कभी कभी ऐसा होता है कि एनपीओ क्या करती है जी, एनपीओ का काम क्या है जी, सोशल वेलफेयर। क्या काम है बच्चों, इन्होंने कुछ चीजों को बेचना है। अब वो जो चीजें बेचनी है बच्चों, क्या था जी, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज, कोई पैसे चार्ज नहीं किए, अगर किए हैं तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट चार्ज की है। क्या की है बच्चों, या तो अमाउंट चार्ज ही नहीं की बच्चों, और अगर चार्ज की है तो बिल्कुल थोड़ी सी। इसमें फिर ये कहते हैं, एनपीओ वाले कहते हैं जी, एन एनपीओ शेल मेजर इन्वेंट्रीज एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट। एनआरवी नहीं आएगा इधर। वैसे नॉर्मली क्या होता है बच्चों, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ये क्या है बच्चों बताओ, अगर एनपीओ के केस में हमने कुछ चीजों को बेचना है, या तो अमाउंट चार्ज करनी नहीं है उनसे बच्चों जिनको बेच रहे हैं, या फिर करनी है तो बिल्कुल कम, तो कहता जी फिर रूल चेंज हो जाएगा, आप स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट पर, या फिर बोलो शाबाश करंट रिप्लेसमेंट को। ओके बच्चों। अच्छा जी, कहता जी व्हेन दे आर हेल्ड फॉर, कहता जी व्हेन दे आर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज, और या फिर नॉमिनल चार्ज। दूसरा, कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स, कहता उनको कंजम्पशन का मतलब इस्तेमाल करना, ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर लिया, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ, कहता जी या तो उनको इस्तेमाल किया बच्चों इस तरह की चीज को बनाने के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, जिसको हमने बेचना है बच्चों नो चार्ज पे या फिर नॉमिनल चार्ज पे। क्या मेरी बात समझे, एनपीओ के अंदर स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो लोअर होगा। एनआरवी नहीं लेनी इधर, एनआरवी नहीं लेनी भाई, इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो नहीं होगी ना, फिर एनआरवी नहीं लेनी। कब, जब आपने उस चीज को बेचना है नॉमिनल चार्ज पे, या फिर 1 रुपया भी नहीं लेना, या फिर बच्चों वो चीज उस चीज के अंदर बच्चों इस्तेमाल हो रही है जिसको आगे आपने बेचना है नो चार्ज पे या फिर किस पर, नॉमिनल चार्ज पे। क्या ये बातें समझ आई। अब आप इधर आ जाओ बच्चों जी, इधर देखें, ये आइटम्स, ये दवाइयों के नाम, पेनाडोल, न्यूब्रोल, इमोडियम। अच्छा, ये बच्चों इधर देखें, कहता परचेज फॉर कैश। क्या मेरे भाई, परचेज फॉर कैश, और कहता ये रिसीव्ड इन काइंड। रिसीव्ड इन काइंड का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी इधर कहता आपने ना पैसों की नहीं खरीदी थी, ये इन काइंड का मतलब आपने बदले में कोई अदला बदला, ये कॉस्ट तो इसकी नील होगी बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्ट इसकी क्या होगी बच्चों जी। अब मुझे बता दें बच्चों इसका जवाब क्या जी, बताएं शाबाश। लोअर क्या, 26,000 रुपया। देखो ना, कॉस्ट और एनआरवी, सॉरी इन दोनों का कंपैरिजन होना है बच्चों। लोअर क्या है बच्चों, इधर आ जाए अगले पे आए बच्चों। कॉस्ट कितनी इसकी, ये कैश दिया था इसलिए इसकी कॉस्ट है जी, बताएं जी 24,000 रुपया। और इधर कितना बच्चों, तो मैंने 24,000 को इस तरह हाईलाइट कर लिया जी, जीरो क्यों लेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, नहीं इधर कॉस्ट है ही नहीं ना, तो जीरो नहीं लेनी, कुछ पे तो पड़ा होगा ना, फिर मजबूरन बस यही उठा लो ना, जिधर है ही कुछ नहीं।
अच्छा जब दोनों होंगे तो 0 लोगे जी। इधर 24,000 और इधर 24,500, कितना आया? इधर 12,000 और इधर 12, ये तो खैर सेम ही है। इधर कॉस्ट 15,000, इधर रिप्लेसमेंट कॉस्ट 14,700, इधर 18,000 और इधर 18,000। ये क्वेश्चन मुझे नहीं याद पड़ता, एमसीक्यूज एक आधे में आया हो, कहीं उसने कोई एडजस्टमेंट इसकी टेस्ट की हो। ये जी लास्ट अटेम्प्ट में आया, लास्ट अटेम्प्ट में एक पॉइंट आया था जी, लेकिन कोई तगड़ा सवाल बना के उसने टेस्ट नहीं किया। बच्चों इसके लिए तैयार रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछली अटेम्प्ट का लिखा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन बच्चों को भी यही बताया था कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी आज तक पेपर में नहीं आया, लास्ट अटेम्प्ट में आया, एक एडजस्टमेंट आई थी इसकी बस। अब बात समझ रहे हो बच्चों जी? ये कर लोगे, अब ये कर लोगे। कलेक्शंस के बारे में बच्चों इधर देखो, कलेक्शंस, इसकी तस्वीर ना पोस्ट बैच वाले बच्चे ले लें, इसकी तस्वीर ये लिखवा दिया था, नहीं जुबानी बताया था। अच्छा ये आपका हो गया, आगे आ जाए बच्चों। हाँ इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाओ जी। फंड रेजिंग इवेंट्स, भाई आपको लिखवा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है, लिखवाया था जी। फंड रेजिंग इवेंट्स जी, फंड रेजिंग इवेंट्स। अब ये जरा बात सुनना भाई, आपको याद है हमने ये पढ़ना सीखा था, हमने कहा था, इधर सुने, हमने ये पढ़ना सीखा था कि जी जब एक ही नाम से इनकम भी आ रही हो, उसी नाम से एक्सपेंस भी आ रहे हो, हम उसे क्या करेंगे? नेट करेंगे। या एक ही नाम से रिसीट आ रही हो, उसी नाम से पेमेंट भी आ रही हो, हम उसे क्या करेंगे? अब इसका कॉन्सेप्ट समझे, इसके पीछे हिकमत क्या है। कहता रही इवेंट्स, अब जरा गौर से सुनना भाई, गौर से इधर देखना। कहता अगर तो कोई इवेंट हुआ एनपीओ के अंदर और एनपीओ ने प्रिंसिपली एक्ट किया, प्रिंसिपली का मतलब है सारी इवेंट की जिम्मेदारी किन्होंने ली? भाई एनपीओ के अंदर ना कभी कभी आपने अक्सर देखा होगा, ये फंड रेजिंग के लिए ना कॉल्स की जाती हैं। क्या की जाती हैं बच्चों? कॉल्स। अब एक बंदे को बिठाया होता है बच्चों, सही है जी, किसी बंदे को बिठाया होता है, एनपीओ वाले कहते हैं सर आप हमारे बिहाफ पे क्या करें, हमारे बिहाफ पे ना कॉल करें और फंड रेजिंग करें हमारी एनपीओ के लिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? एनपीओ की है। कभी कभी एक बंदा खुद गया, उसने कहा जी कि नहीं मैं, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये चीजें मेरे हवाले कर दें, सारी मैनेजमेंट भी मेरी होगी, आपने कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ मैं करूंगा। अच्छा अब मुझे बताएं, अब जिम्मेदारी किसकी है? उस पर्सन की, स्पेसिफिक की। इसका मतलब है एनपीओ प्रिंसिपली डील नहीं कर रही। अब इधर पढ़ें बच्चों, इवेंट्स। एनपीओ इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल involved in organizing the event, bears the risk and liability associated with the, यानी फायदा हुआ नुकसान हुआ सारा किसका है? रेवेन्यू, रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑन ग्रॉस बेसिस। क्या मेरी बात समझ आई? अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो हम तो नेट ही करेंगे। क्या मेरी बात समझे? जिस तरह हम करते आए हैं वो ठीक है। इधर आ जाए, एनपीओ इज एक्टिंग नॉट प्रिंसिपल, not involved in organizing the event, bears no risk and liability, या फिर क्वेश्चन क्या है? record revenue and expense on the event of the event on ओके बच्चों, डन है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। ये दो एग्जांपल्स कर लेंगे ना तो बात समझ आ जाएगी। कहता whether the fund raised and related cost be presented on gross or net basis, NPO engage in a number of fundraising activities, including a fundraising telethon, a telephone campaign, सही है जी, a direct mail campaign, मेल भी करते हैं कॉल भी करते हैं, special event and a lottery, स्पेशल इवेंट्स वगैरह भी रेस भी क्या उसका नाम है जी करवाते हैं। और वो कहते हैं नहीं जी आज क्या उसका नाम है, इतने इतने पैसे जमा करवाएं, आज सारों ने पैसे जमा करवाए, किसी एक का इनाम निकलेगा, उसे लॉटरी। ये तेरी भाई लॉटरी निकल आई है। द एनपीए यूजेस एन आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट, किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? टू कंडक्ट द टेलीथॉन एंड यूज द एनपीओस ऑन स्टाफ एंड वॉलंटियर्स इन द टेलीथॉन एंड अदर एक्टिविटीज। क्या था? फंड जितने भी आए बच्चों रेज इन द नेम ऑफ जी, बताएं जी बच्चों। बड़ा सिंपल सा जवाब इसका क्या है और उसकी लॉजिक क्या? कहता जी इसकी जिम्मेदारी क्रेडिट रिस्क ये वो सारा ये पढ़ लीजिएगा बच्चों आप, ये किसकी सारी जिम्मेदारी है?
जो बाहर वाला बंदा बच्चों, उसने तो क्या, उसका नाम है जी बस कॉल करनी है और चले जाना है, और सही है। कभी कभी वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं सर एनपीओ को कहेंगे यार हमें भी कुछ दो ना, हमें पैसे दो, हम आपके लिए, ये इस तरह करते हैं लोग, वो पैसे वो से अपने ले लेते हैं कमीशन वगैरह फलां ये वो। अच्छा जी, क्या था अगला क्वेश्चन, एन एनपीओ इज एक्टिवली एंगेज इन हेल्पिंग कम्युनिटीज इन फ्लड अफेक्टेड एरिया, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज, बड़ा चंगा काम किया भाई। कहता अनाउंसिंग दैट द नेट प्रोसीड्स ऑफ द इवेंट, कहता जी हम करवाते हैं जी इवेंट, कहता जी नेट प्रोसीड जितनी होंगी हम आपके हवाले कर देंगे। ये किन्होंने कहा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा। भाई चंगा काम करो ना थोड़ा, शैल बी गिवन टू द एनपीओ, कहता जी आपके हवाले कर देंगे। इधर मुझे बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की होगी। किसकी होगी बच्चों? कहता नॉट एक्टिंग प्रिंसिपल, कौन बच्चों? एनपीओ। कहता नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है बच्चों? स्टूडेंट्स कर रहे हैं जी। रिस्क भी अगर कोई बेनिफिट हुआ तो ठीक है, वो एनपीओ को मिल जाएगा, ना हुआ तो बच्चों कहेंगे सर जी वो मादरत बस नहीं हुआ। सही सही है बच्चों। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसमें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जी, किधर गया यार? हाँ जी भाई इधर देखना, इधर अब पहले ना जरा स्टोरी सुन लो भाई, इधर स्टोरी सुनो गुड्डू, इधर सुनो भाई, इधर सुनना। एक ना हमारे पास एसेट पड़ा हुआ था, क्या था बच्चों? नॉन करंट एसेट। हमने एंट्री की थी एसेट डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट या इस तरह। और भैया अब जरा सुनना बात गौर से, या फिर हमने फर्नीचर या कोई और चीज डेबिट कर दी, और भैया रेलिवेंट लायबिलिटी क्या कर दी होगी? क्रेडिट कर दी होगी ना, ऐसे ही हुआ होगा ना। हमें असल में हमने कहा जी फर्नीचर या कोई चीज एसेट कोई भी डेबिट और जी कैश क्रेडिट, उधर से किसी बंदे ने हमें पैसे दे दिए, अगर पूरी एंट्री करें तो कैश डेबिट और डेफर्ड वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम इनकम में लेके जा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन में लेके जा रहे होंगे, ऐसे होगा ना। अब बात असल में ये है, अगर वो वाला जो एसेट है बच्चों उस पर इंपेयरमेंट आ जाए, क्या आ जाए? वो एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में ही ना रहे, तो हम उसकी फिर क्या एंट्री करते हैं? मिसाल के तौर पे 10 रुपए का एसेट है, पहले साल 2 साल डेप्रिशिएट किया, अगले साल 2 साल डेप्रिशिएट किया, अब किताबों में 6 रुपए का पड़ा है। कितने का पड़ा है? अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल उसकी वर्थ नहीं है उस एसेट की, हम कहेंगे मेरे भाई एसेट क्रेडिट यानी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट और इंपेयरमेंट लॉस, क्या मेरी बात समझे? वो लेके आओ अपने माइंड के अंदर ना रिकवरेबल अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट, रिकवरेबल अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट लेके आओ। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड, खैर इधर तो वो अप्लाई नहीं करना, एनपीओ के अंदर ये डिटेल बातें नहीं है, ये तो मैं आपको वैसे लिंक करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आएगा इससे, ये सिर्फ छोटी सी ट्रांजेक्शन आ सकती है, सिर्फ डाटा दिया होगा इंपेयर हो गया एसेट। अच्छा अब बच्चों इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, वो जो 6 रुपए की बुक वैल्यू है ना, हमने जब देखा ना तो उसकी वैल्यू इन यूज है, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, ना तो वैल्यू इन यूज है, ना ही बच्चों उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, वो आंडा है। कितने का लॉस बच्चों? 6 का इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और बच्चों क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। मेरे भाई लेकिन हमें किसी ने पैसे दिए थे, हमने लायबिलिटी में रखे थे, जैसे जैसे एसेट को हमने जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाना था, थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करते जाना था। मैं ज्यूम करता हूं 5 सालों की बेसिस पर, कितने सालों की बेसिस पर? 2 साल गुजर के पीछे कितने साल हैं? 3 साल। अब क्या हमने एसेट को यकदम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया जो बचा था, या अगले 3 सालों की बेस पे करना है? नहीं नहीं, फौरन इंपेयरमेंट में लेके ना। उस इनकम के बारे में क्या ख्याल है जिसे हमने 5 सालों की बेस पे किताबों में थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाना था, वो उस डेफर्ड इनकम के बारे में क्या ख्याल है? पहले साल इनकम में चला गया होगा, दूसरे साल चला गया, अब तीसरे साल, चौथे और 5वें साल का वेट नहीं करना। जब एसेट ही हमारे पास मौजूद नहीं है तो मेरे भाई आप बोलो शाबाश, एसेट ही हमारे पास मौजूद नहीं है, जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सिफर कर दिया, उससे रिलेटेड लायबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों? दोबारा सुने, एक एसेट, उसे 5 सालों की बेस पे हमने ना थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू एक्सपेंस बनाना था, उससे रिलेटेड जुड़ी हुई लायबिलिटी को भी थोड़ा थोड़ा करके
बोलो शाबाश, इनकम में लेके जाना था, 2 साल एक्सपेंस में ले गए, 2 साल इनकम में भी ले गए। अब बच्चों तीसरा साल आया तो एसेट सारा क्या हो गया, इंपेयर हो गया, या जितना भी हुआ बच्चों। अब मुझे बताओ उससे रिलेटेड जो लायबिलिटी है उससे भी क्या करना पड़ेगा, फॉरेन इनकम में ले जाएं। क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया आपने, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंस बढ़ा तो उधर से इनकम बढ़ जानी है, इनकम क्रेडिट डेफर्ड, वो जो लायबिलिटी आपने बनाई थी वो क्या हो जाएगी, ठीक है जी, इनकम क्रेडिट और वो लायबिलिटी डेबिट। जमील मेहताब डिस्पेंसरी एंड एनपीओ हैड कैपिटल एसेट फर्नीचर कैरिंग वैल्यू कितनी, और अनअमोर्टाइज्ड, अनअमोर्टाइज का मतलब होता है बच्चों जो थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाना, आपने अभी नहीं लेके गए। अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कितनी बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, क्या था, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट द फर्नीचर क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रॉयड बाय फायर कंप्लीटली एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। अब इधर आए, आपने किया इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड, या फिर पीपी को क्या कर दिया बच्चों जी, अगर बुक वैल्यू पे बन रहा है तो इतने से। In order to ensure application of matching concept, the unamortized deferred contribution shall be recognized as, आप बच्चों 4 लाख किताबों में कैसे पढ़ा हो सकता है मुझे बताएं, एसेट है इनकी, लायबिलिटी तो इस एसेट के लिए थी। मैचिंग कॉन्सेप्ट 5 साल एक्सपेंस में लेके जाओ, 5 साल इनकम में लेके जाओ। आप तो बच्चों आपने सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, इससे जुड़ी हुई इनकम को भी क्या करोगे, बढ़ाओगे, लायबिलिटी कम कर दोगे। एसेट कम, लायबिलिटी कम, एक्सपेंस बढ़ा, इनकम बढ़ी, डन। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, याद रहेगा बच्चों ये कॉन्सेप्ट, जी जी, बस वो अभी नमाज की ब्रेक देने लगा हूं बस। अच्छा जी, ये याद रहेगा, अभी करवा देते हैं, ये याद रहेगा बच्चों, डन है सर जी। अच्छा अब सुन ले बच्चों, एमसीक्यूज हमारे हो गए, हमारी कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई, ऐसी है बच्चों जी। जो प्री वाले हैं उनको सारा जितना पढ़वाना था मैंने पढ़वा दिया, पोस्ट वालों से अभी कुछ बातें इससे रिलेटेड और भी करनी है, ठीक है बच्चों। अभी कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल बातें ना हमारी रहती हैं पोस्ट वालों, ठीक है बच्चों, मुझे याद है मुझे कौन सी हैं। एंडोमेंट फंड में जरा बातें, कोई ये बातें अभी हमने थ्योरेटिकल अभी कुछ पढ़नी है इसमें से, आपका ये अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया बस, सही है बच्चों थ्योरेटिकली। चलें एनपीओ हमारा भी खत्म हो गया, वापस आते हैं तो IAS 20 और IAS 23 के MCQ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद बच्चों पास्ट पेपर का एनालिसिस हमारे सामने, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, बस ये काम हमारा रह गया, ज्यादा लंबा नहीं है अब इंशाल्लाह। IAS 23 और IAS 20 जल्दी हो जाने हैं जी। नमाज ब्रेक।